हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था कि हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है और कितनी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शंस जेल एंड कूम ने बताई थी, कितने टाइप से क्लासीफाई किया था। आज हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको क्या होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और किस तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी क्योंकि ये बहुत तुरंत ही डेवलप हो जाती है, मतलब मिनट्स, विद इन मिनट्स ये इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। और इसको डेवलप कौन करता है? इसको जो डेवलप करने वाले एंटीजेंस होते हैं उनको खास नाम दिया जाता है एलर्जेंस, और इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी भी कहा जाता है। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एलर्जी भी कहलाती है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ था। यहाँ पे भी आप दोबारा से हेडिंग डाल के नोट्स अगर बनाते हैं तो उसमें लिख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलर्जी। ठीक, तो ये इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को जो एजेंट डेवलप करते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। और एलर्जेंस का हमने आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन भी लास्ट वीडियो में दे दिया था कि वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पॉलेंस हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, फूड्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कुछ फूड पार्टिकल से या कुछ तरीके की फूड से एलर्जी होती है, इंसेक्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या एनिमल हेयर्स या डेंडर भी हो सकते हैं। तो ये सारे आपको एलर्जेंस के एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, इसमें से आप एक या दो एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है। तो ये सारे जो एलर्जेंस हैं यही कॉज करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है इसको हम डिटेल में अब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला होता है सेंसिटाइजेशन फेज और दूसरा होता है इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन और इफेक्टर फेज के बाद हमारी कुछ रिएक्शंस डेवलप होने लग जाती हैं बॉडी में जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी दो फेज़ में कंप्लीट होती है, सेंसिटाइजेशन और इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज क्या होता है, चलिए देखते हैं सेंसिटाइजेशन फेज में क्या हो रहा है। देखिए, सेंसिटाइजेशन फेज में कोई भी एक एलर्जन जिससे एलर्जी कॉज हो सकती है वो आता है, बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, और फिर वो बी सेल पे जा कर के बाइंड हो जाता है। बी सेल पे जो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं उससे जाके वो बाइंड हो जाता है और फिर क्या होता है, इंटरनलाइज होता है। इंटरनलाइज होने के बाद एंटीजन की प्रोसेसिंग होती होगी बी सेल में, क्योंकि बी सेल क्या है, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल भी है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती हैं, एपीसी हैं ये हम आपको लास्ट वीडियोज़ में बता चुके हैं अपने इम्यूनोलॉजी के सेल्स वाली वीडियोस में। ठीक है, तो एलर्जन को इंटरनलाइज करने के बाद इसका डिग्रेडेशन होता है और ये MHC2 के साथ प्रेजेंट कर दिया जाता है। कहाँ पर? सरफेस पे, बी सेल की सरफेस पे MHC2 मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, टी सेल्स, TH सेल्स जो होती हैं TH2 सब टाइप की, वो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, मतलब एंटीजन बाउंड MHC जो कॉम्प्लेक्स है इसको रिकॉग्नाइज करके इससे बाइंड हो जाती हैं। और TH सेल्स पे पाया जाता है CD4, वो MHC2 के साथ बाइंड हो जाता है। ये सब चीज़ें पहले बता चुके हैं तो ये आपको रिकॉल होनी चाहिए। ठीक है, CD4 MHC2 के साथ बाइंड करता है और TH2 सेल में पाया जाने वाला जो TCR होता है वो बाइंड करता है एंटीजन बाइंड MHC2 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक, इस तरीके से ये जब बाइंडिंग हो जाती है तो क्या होते हैं, TH2 सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या सिक्रीट करते हैं, देखिए IL4 टाइप के साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं। TH2 एक्टिवेट होने के बाद IL4 टाइप के साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं और ये साइटोकाइन बी सेल के ही डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार TH2 सेल सिक्रीट कर देती हैं IL4 तो बी सेल फिर डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाती हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल अब क्या सिक्रीट करेगी, एंटीबॉडीज़। किस तरीके की, क्योंकि एलर्जन है तो एलर्जन स्पेसिफिक IgE का प्रोडक्शन करेगी। जहाँ एलर्जन आते हैं वहाँ IgE का ही प्रोडक्शन होता है, कोई ये एंटीजन उस तरीके का इन्फेक्शियस नहीं है या पैथोजेनिक एंटीजन नहीं है, ये एलर्जन है, तो इस केस में IgE का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहले बी सेल क्या करती हैं, एलर्जन के साथ बाइंड होती हैं, उसको अपने अंदर लेती हैं, उसको प्रोसेस करके MHC2 पे प्रेजेंट करती हैं। MHC2 पे प्रेजेंट करने के बाद TH सेल TCR के थ्रू MHC बाउंड एलर्जन के साथ
बाइंड करती हैं और उसका CD4 MHC2 के साथ बाइंड करता है। उसके बाद TH2 एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं IL-4 टाइप की, जो कि बी सेल की ही डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, बी सेल डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा और मेमोरी सेल बनाती है। मेमोरी सेल तो ब्लड में ऐसे ही हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं और प्लाज्मा सेल IgE सिक्रीट करती हैं। IgE सिक्रीट होने के बाद क्या करता है, ये जाता है मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं FC के लिए रिसेप्टर, मतलब जो ये एंटीबॉडी है इसका ये FC वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है, FAB रीजन है। तो ये FC वाला जो रीजन होता है उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल के ऊपर। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, मास्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो IgE टाइप की एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ बाइंड करते हैं। केवल IgE ही यहाँ पे FC रीजन के थ्रू बाइंड कर सकती है, क्योंकि ये मास्ट सेल है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ किसी और तरीके की एंटीबॉडी आके बाइंड नहीं होगी। IgE टाइप की ही एंटीबॉडी यहाँ पे आके बाइंड होगी, क्योंकि FC रिसेप्टर है कहाँ, मास्ट सेल के पास IgE के लिए। तो पहले से प्रेजेंट होते हैं तो मास्ट सेल इसी तरह से घूमती रहती हैं, लेकिन जब ये एलर्जन स्पेसिफिक IgE का प्रोडक्शन होता है तो IgE जाके यहाँ पे बाइंड कर जाती हैं और इसी तरीके से रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंसिटाइजेशन फेज। मतलब सेंसिटाइजेशन फेज में एलर्जन आया, प्रोसेस हुआ, बी सेल पे प्रेजेंट हुआ, TH सेल का एक्टिवेशन हुआ, TH सेल ने क्या किया, साइटोकाइन सिक्रीट करके फिर से बी सेल को डिफरेंशिएट किया। बी सेल डिफरेंशिएट होने के बाद क्या की, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी का सिक्रीशन किया। एंटीबॉडी जाकर के मास्ट सेल पे जो FC रिसेप्टर प्रेजेंट थे वहाँ जाके बाइंड कर गई और इसी के साथ सेंसिटाइजेशन फेज खत्म हो जाता है। इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा भी हुआ है कि सेंसिटाइजेशन फेज को हम एंटीजन कांटेक्ट या एलर्जन का कांटेक्ट फेज भी कह सकते हैं, जिसमें एलर्जन बाइंड्स टू बी सेल एंड एक्टिवेट TH2 सेल टू रिलीज IL-4। ठीक है, IL-4 causes differentiation of B cell into plasma cell and memory cell, जैसा कि मैंने बताया था। प्लाज्मा सेल सिक्रीट्स IgE, यहाँ पे देखिए IgE सिक्रीट कर रही है, दैट बाइंड्स विद FC रिसेप्टर ऑन मास्ट सेल, जो कि बाइंड कर रहा है FC रिसेप्टर मास्ट सेल पे जो प्रेजेंट है। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से और इजी करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा सेंसिटाइजेशन फेज में क्या हुआ, एलर्जन आया और उसने मास्ट सेल को सेंसिटाइज कर दिया। देखिए सेंसिटाइज हो गई है ना एक तरीके से, मतलब सेंसिटाइज होने का मतलब मास्ट सेल पे एंटीबॉडी आके बाइंड करके चली गई। ठीक, चली नहीं गई, बाइंड हो गई, सॉरी। ठीक, उसके बाद देखिए आता है इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज में क्या होता है, री एक्सपोजर ऑफ सेम एंटीजन होगा। जब री एक्सपोजर सेम एंटीजन का होता है तो ये देखिए हमारी सेंसिटाइज मास्ट सेल पहले से बन के तैयार थी, ये ब्लड में घूम रही थी, फिर से एलर्जन आ गया। अब ये एलर्जन जब आता है तो क्या करता है, यहाँ पे इन दो एंटीबॉडीज़ को आपस में क्रॉस लिंक करता है। केवल एक ही एंटीबॉडी के साथ आके एलर्जन बाइंड हो जाएगा तो कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, इसके अंदर कोई सिग्नलिंग नहीं होगी। जब दो एंटीबॉडी आपस में क्रॉस लिंक हो जाते हैं एक एलर्जन के थ्रू, जैसे देखिए यहाँ क्रॉस लिंकिंग हुई है, दो एंटीबॉडी लिंक हो गए हैं ना एक तरीके से एलर्जन से, तब क्या होगा, अंदर सिग्नलिंग शुरू होगी और सिग्नलिंग शुरू होके क्या होगा, मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन हो जाएगा। ठीक है, जब ये एलर्जन क्रॉस लिंक करेगा दो एंटीबॉडीज़ को जो मास्ट सेल पे प्रेजेंट है FC रिसेप्टर से बाइंडेड, तो अंदर सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी और मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स भरे होंगे उनका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे वो ग्रेन्यूल्स, मतलब डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल हो जाएगा। ये डीग्रेन्युलेशन का मतलब क्या है, क्या ग्रेन्यूल रिलीज होंगे, तो उन ग्रेन्यूल्स के नाम मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे हेपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल डीग्रेन्युलेशन में मास्ट सेल से बाहर आ जाते हैं, जो नॉर्मल में क्या होते हैं, मास्ट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, जैसे हिपेरिन हुआ, हिस्टामिन हुआ, सीरोटोनिन, इनको तो हम वेसो एक्टिव अमीन्स कहते हैं, और बाकी के जो ये हैं, ये दोनों जो हैं वो हमारे लिपिड हैं। ठीक है, तो ये जो डीग्रेन्युलेशन होता है या ये इनका जब रिलीज होता है तो क्या होता है, बॉडी में क्या चीज़ें कॉज होती हैं, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंक्रीज इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी ये चीज़ हुई है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा परमिएबल हो जाएंगी और वहाँ पे क्या रिलीज़ करेंगी,
न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, प्लेटलेट्स, ये सब वहाँ पे रिलीज़ करने लग जाएंगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो सब वहाँ पे रिलीज़ करने लग जाएंगी। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, वहाँ स्वेलिंग कॉज हो, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगी कुछ सेल्स, जैसे न्यूट्रोफिल रिलीज़ हो जाएगी, इयोसिनोफिल रिलीज़ हो जाएगी, प्लेटलेट्स रिलीज़ हो जाएंगे कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और भी कई सारे लोकल इफेक्ट कॉज होने लग जाएंगे। ठीक है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सारी जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं ये इफेक्ट है डीग्रेन्युलेशन का बॉडी पे। 4 इफेक्ट है, आप इसको 4 पॉइंट पे करके भी लिख सकते हैं। कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल, क्योंकि ये सब क्या कर रही हैं, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है वहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस का, और रिलीज भी हो रहा है। ठीक, तो ये वेसो एक्टिव अमीन्स ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं, और इसमें ये हमारे कुछ लिपिड्स हैं वो भी ये सारी चीज़ें कॉज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पल्मोनरी स्मूथ मसल, पल्मोनरी स्मूथ मसल के भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे हमें क्या होती है, स्नीजिंग या और तरीके के हमारे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज होते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें तो जब डीग्रेन्युलेशन होता है तो ये सारी चीज़ें 4 पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ये 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। सब में ये चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ लोगों में ही ये चीज़ होती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ से एलर्जी होती है। तो सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है जो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स को शो करती है। तो जिसमें इस तरीके के रिस्पॉन्स हो रहे हैं मतलब उसको क्या हो रही है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, उसको किसी पर्टिकुलर एजेंट से एलर्जी है। ठीक है, तो ये इसके इफ़ेक्ट हैं। तो हमने देखा कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, सेंसिटाइजेशन और इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज में क्या होता है और सेंसिटाइजेशन फेज में क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसको आप इसी तरीके से डायग्राम के साथ नोट्स बना के अगर एक्सप्लेन करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कि इसके इफेक्ट लिख देंगे आप 4 पॉइंट में। ठीक है, और इसके जो डीग्रेन्युलेशन से ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं उनके भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।